चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सारे लोगों को वेरी गुड इवनिंग। मित्रों देखिएगा, आज की हमारी जो कला की क्लास है, इस क्लास में कला का अर्थ, कला की परिभाषा और कला के अंग जिसे हम षडांग के नाम से जानते हैं और कला के तत्व। देखिए, कला के अंग भी 6 होते हैं और कला के तत्व भी 6 होते हैं। ये सारे प्रश्नों को जो है हमने एक ही क्लास में लिया हुआ है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारे कुछ समझ में नहीं आते हैं। कुछ ऐसे नाम दे दिए जाते हैं इसके कि जो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है हमें। तो चलिए आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। चलिए शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिएगा आज की क्लास शुरू करते हैं। एकदम फटाफट सारे लोग जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी एकदम प्रश्नों कराएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपके। चलिएगा, देखिएगा सारे प्रश्नों का जवाब सारे लोग दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। एक बार शेयर कर दीजिए, कष्ट कर दीजिए एक बार। चलिएगा देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या है। सारे लोग देखिएगा, आज का हमारा देखिए प्रश्न है, एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? जो एक स्थान से जो है विभिन्न दिशाओं में जाती है रेखाएं, उसे क्या कहते हैं? देखिएगा, एक पुंजी रेखा है क्या, लंबवत है क्या, संधि रेखा है या क्षैतिज रेखा है? सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, एक स्थान से, यहाँ एक स्थान एक बिंदु बनाइए, फिर देखिए यहाँ से अनेक रेखाओं को जो है आप इस तरह से जो एक स्थान से देखिए कई रेखाएं गई। ये कैसी? एक पुंजीय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? एक पुंजीय रेखा। एक पुंजीय रेखा, इसके देखिए कई प्रभाव होते हैं। जितनी भी रेखाएं हैं आपकी, इसके जो है प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं। जो रेखाएं हैं देखिए, इस प्रभाव जो है इसका एकता है, शक्ति है और स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा मतलब सुंदरता है, सुंदरता भी है इसकी। इसका जो है प्रभाव जो है आपको देखने में ही लग रहा है, देखिए जैसे मोर के पंख जैसे, ये पीछे मोर के पंख जैसे बन चुका है। चलिएगा, यानी सुंदरता का भी प्रतीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, नीले का पूरक अथवा विरोधी। देखिए, जो रंग पूरक होते हैं वो रंग विरोधी भी होते हैं। नीले रंग का पूरक रंग और विरोधी रंग, चलिएगा का नाम बताइए। देखिएगा, लाल है, पीला है, बैगनी है, नारंगी है। नीले रंग का पूरक रंग और विरोधी रंग कौन सा है? सारे लोग जवाब दीजिएगा। नीले का पूरक और विरोधी रंग कौन सा है? देखिएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा कौन सा भाई? नीले का पूरक और विरोधी कौन सा है? नीले का पूरक और विरोधी कौन सा है? नारंगी है। नारंगी पूरक भी है और विरोधी भी है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। उस तत्व का नाम बताइए जिनके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। बताइएगा, रेखा है, रंग है, रूप है, धरातल है। सारे लोग जानते हैं क्या है? धरातल है। देखिएगा, कला के तत्वों में आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में 6वां स्थान धरातल का है। लेकिन क्या हम बिना धरातल के किसी भी चित्र की रचना कर सकते हैं? नहीं। आप कहेंगे नहीं, लेकिन सबसे आखिरी स्थान तत्व में धरातल का है। रेखा के बाद रूप आता है, वर्ण आता है, तान आएगा, पोत आएगा, उसके बाद अंतराल या धरातल आता है, यानी 6वां तत्व है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, चित्र के धरातल में कितने आयाम होते हैं? चित्र के धरातल में कितने आयाम होते हैं? देखिए, चित्र के धरातल में 2 ही आयाम होते हैं। मूर्तियों में 3 होते हैं, चित्र के धरातल में 2 ही आयाम होते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। जिसका हम मापन करते हैं वो क्या कहलाता है?
जिसको हम मापते हैं वह क्या कहलाता है? सारे लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। जिसका है, देखिए मापन कह जो है मापन, जो है जिसका माप कहते हैं वह क्या कहलाता है भाई? प्रमाण। मान या सीमा, किसी चित्र की लंबाई चाहे चौड़ाई हो चाहे मोटाई हो, उसकी दूरी का जो पता चलता है उसे हम प्रमाण ही तो कहते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। चित्र में रेखा, चित्र में रेखा क्या क्या, देखिएगा, आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, ये सभी। रेखा जो है ना, रेखा तत्व जो है कला के तत्व का पहला तत्व है। रेखा जो है, देखिए, आकृति को रूप भी देती है, प्रवाह भी पैदा करती है और चित्र को उभारती भी है। और यानी ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है, छाया और प्रकाश का, रेखा का, परिप्रेक्ष्य का, मॉडलिंग का। सारे लोग बताइएगा, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ जो है किसका महत्व है? रेखा का। रंग को कैसे लगाएंगे? बिना रेखाओं के द्वारा। रेखाएं तो होंगी ना, आप सिर्फ रंग से ही अगर चित्र को बनाते हैं तो रेखाएं तो होंगी ना, रेखाएं तो उत्पन्न होंगी ना। रेखा का बहुत महत्व है, किसी भी चित्र या किसी भी रंग में रेखा का बहुत ही महत्व है। हमारी भारतीय चित्रकला तो रेखा प्रधान रही है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। आकृति से स्पष्ट होता है, आकृति से स्पष्ट होता है क्या? भाव, रूप, लय, ये सभी। आकृति से स्पष्ट भाव भी होता है, आकृति को देखेंगे तो उसमें भावनाएं भी पैदा होंगी और रूप तो रहेगा ही और लय भी पैदा होगी, यानी सभी। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में प्राण आता है, रंग से आता है, रेखा से आता है, लय से आता है, ये सभी। देखिए, चित्र में प्राण रंगों से, रेखाओं से और लय के माध्यम से जो है आता है, यानी ये सभी। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है, परिप्रेक्ष्य जो होता है, परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट क्या होता है ये बताइएगा। अच्छा बताइए, परिप्रेक्ष्य कहता है किसे हैं? परिप्रेक्ष्य जो है वह कहते हैं किसे हैं? परिप्रेक्ष्य हम किसे कहते हैं? जो किसी भी द्विआयामी धरातल पर, यानी दो आयामी धरातल पर जो है वस्तुओं का त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करना, यानी वस्तु की स्थिति कैसी है, वस्तु की स्थिति कैसी है, उसे हम परिप्रेक्ष्य कहते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। कला क्या है? कला क्या है? चलिएगा, प्रकृति का चित्रण है क्या? भाव का चित्रण है, प्राणियों का चित्रण है, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है। सारे लोग जवाब दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए, इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं ना। चलिएगा, कला क्या है? कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। चित्रकला में किसका महत्व है? प्रकृति का है, रंग का है, परिप्रेक्ष्य का है, रेखा का है। देखिएगा, चित्रकला में किसका महत्व है? रेखाओं का महत्व है। हमारी भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान रही है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। किस किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? कौन सा रंग मिलाने से ग्रे रंग बनेगा? देखिएगा, काला और सफ़ेद, काला और सफ़ेद ये तटस्थ रंगों में आते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं क्षयवृत्त। ये तो बचपन से सारे लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। बस तुरंत, ज़्यादा समय मत लगाइए। आकांक्षा का भाव प्रकट होता है। आकांक्षा का भाव देखिए रेखाओं से संबंधित है। यह प्रश्न आपका रेखाओं से संबंधित है। जो आकांक्षा का भाव प्रकट होता है वह किस रेखा से प्रकट होता है? क्षैतिज से होता है क्या? कड़वत से होता है? लंबवत से होता है? कठोर से होता है? बताइएगा। लंबवत रेखा। लंबवत रेखा कैसे? इस तरह से। इसमें देखिए आकांक्षा का भाव भी प्रकट होता है, गौरव का भाव प्रकट होता है, अस्थायित्व का भी भाव प्रकट होता है। और ये रेखा कैसी होती है? सीधी लंबवत रेखा जो होती है उसमें जो क्या प्रकट होता है? क्या? आकांक्षा का भाव, गौरव का भाव और अस्थायित्व का भाव।
चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रवाही रेखाएं दर्शाती हैं, शांति दर्शाती हैं, गति, स्थिरता, इनमें से कोई नहीं। प्रवाही रेखाएं देखेंगे ना, जैसे किसी नदियों को देखिए, इस तरह से वो क्या आपको दर्शाती, गति को दर्शाती हैं। इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी होकर जो चलती हैं, और इसका प्रभाव जो है गति है, लावण्य है, माधुर्य है, ये सारे जो है इस तरह से, जैसे नदियों को देखिए, वो गति का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उनकी रेखाएं ऐसे, पानी बहता तो टेढ़ा मेढ़ा होकर इधर उधर होकर बहता चला जाता है, उसे देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे गति का एक प्रभाव उत्पन्न करती है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। एक पुंजी रेखाएं दर्शाती है, अभी हमने आपको बताया है क्या दर्शाती है, प्रसार। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है, बताइएगा। टर्नर है, कैंडिस्की है, सेजान है, राजा रविवर्मा है। स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है, कैंडिस्की साहब की है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। कड़वत रेखा प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है कड़वत रेखा, ये प्रश्न है। नाटकीयता है, शिथिलता है, बेचैनी है, शांति है। जो कड़वत रेखा होती है वो किस तरह होती है, आप अगर इस तरह से रहेंगे तो आपको क्या महसूस होगा। आप अगर टेढ़े खड़े हो, सीधे खड़े रहते हैं, सीधे चलते हैं, टेढ़े होकर चलने लगेंगे, टेढ़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो उससे आपको क्या महसूस होगा, जिसे आड़ी या कड़वत कहते हैं, उसे क्या हमें महसूस होगा, बेचैनी, व्याकुलता, ये सारी चीज़ें हमें जो महसूस होगी, वही तो है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। दो बिंदुओं के मध्य के रेखी प्रभाव को क्या कहते हैं। दो बिंदुओं के मध्य के रेखी प्रभाव, जो रेखाओं का प्रभाव, उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, समानांतर रेखा, संधि रेखा, अनुभूत रेखा। क्या कहते हैं भैया, अनुभूत रेखा कहते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। कोणीय तथा तिर्यक रेखाएं प्रकट करती हैं, कोणीय तथा तिर्यक रेखाएं प्रकट करती हैं, क्या प्रकट करती हैं, असुरक्षा, पूजा, उत्तेजना, नाटकीयता। ये तो वैसे ही कट गया है, देखिएगा। कोणीय तथा तिर्यक रेखाएं, जो कोण बना हो इस तरह से, अगर इस तरह से रहेंगे, आगे आपको कह दिया जब ये 10 मिनट थोड़ा इस तरह से होके रहिए, कैसा लगेगा आपको भाई, क्या महसूस होगा आपको, बताइएगा। क्या सुख में रहेंगे उस समय, नहीं, आपको क्या महसूस होगा, व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, असुरक्षा, अस्पष्टता। यहाँ पे आपका ऑप्शन में क्या है, असुरक्षा है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं। क्षैतिज रेखाएं, व्याकुलता है, शांत है, गतिमय है, शोक है। क्षैतिज रेखाएं देखिएगा इस तरह से होती हैं। अगर आप सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो वो क्षैतिज रेखा के अंतर्गत आएगा, क्षैतिज रेखा के अंतर्गत आएगा। जैसे विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन और संतुलन। यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या है, शांत है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। दर्शक को घन में कितने तल दिखाई पड़ते हैं। घन में कितने तल दिखाई पड़ते हैं भैया, 3 तल दिखाई पड़ते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। रूप का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ। रूप का वर्गीकरण कितने भागों में बाबू, 2 भागों में हुआ। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिए। रूप का सर्वप्रथम परिचय, रूप को सबसे पहले रूप को देखेंगे ना तो आंखों को ही होगा ना। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता, घन आकृतियों के अंतर्गत नहीं था। ईंट, पुस्तक, डिब्बा, ये तीनों आते हैं, ये अमरूद थोड़ी आएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं। पदार्थ की मुख्य रंगतें पीली भी है, नीली भी है, लाल भी है। चलिए, ये सभी। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। वर्ण के गुण हैं रंगत, मान, सघनता, यानी सभी हैं वर्ण के गुण सभी हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न देख लीजिएगा सारे लोग।
चलिए, सूर्य के प्रकाश के रंगों का सही क्रम क्या है? सूर्य के प्रकाश के रंगों का सही क्रम जो इंद्रधनुषी रंग हैं, देखिएगा कौन से भैया, ये हैं बैगनी आह पी नाला, ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बैनिया हपी नाला, याद रखिए बस। अगला प्रश्न देखिएगा, आँख में तंतु रंग का अनुभव करते हैं उसका नाम क्या है? आँख में जो हम अनुभव करते हैं उसे रोड्स व कोन्स कहते हैं। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? किस रंग में होती है बाबू? पीले रंग में। देखिएगा, अभी आपको लाल रंग भी आपके सामने हो, हरा रंग हो, पीला भी रंग हो, तो सबसे पहले आपको जो नहीं कहते हैं कि वो क्या हो रहा है, जैसे लगेगा जैसे आँखों में लगने लगता है, वह जो चटक रंग यानी जो प्रकाश के रंग यानी पीले रंग। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, श्याम व श्वेत वर्णों से चित्रण करने को क्या कहा जाता है? श्याम व श्वेत यानी काले और सफेद क्या कहा जाएगा? वर्ण शून्यता, वर्ण शून्यता। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक होती है? किस वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक होती है? किस वर्ण की होती है बाबू? बैगनी वर्ण की होती है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से शीत वर्ण, शीत यानी शीतल ठंडा, कौन सा है? हरा है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण क्या कहलाते हैं? आमने सामने वर्ण चक्र में स्थित विरोधी वर्ण कहलाते हैं, विरोधी वर्ण। अगला प्रश्न देखिएगा, ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगतें हैं कितनी हैं? 24 हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ण की प्रकाशिक अवस्था को कहा जाता है? टिंट, शेड है, मीडियम शेड है, इनमें से कोई नहीं है, क्या कहा जाता है? टिंट कहा जाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश में बताई है? किसने कही है भैया? आइजैक न्यूटन साहब ने, न्यूटन साहब ने किया है, जिन्होंने गति और बल का नियम दिया। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, पीला और नीला वर्ण मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? पीला और नीला मिला के देखिएगा, हरा रंग बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गर्म वर्ण कौन सा है या गर्म रंग कौन सा है? नारंगी भी है, लाल भी है, पीला भी है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। सारे लोग जवाब दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, कष्ट कर दीजिए। चलेगा, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग है, दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग कौन सा भैया? अग्रगामी वर्ण है, अग्रगामी वर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा, तान के मुख्य भेद हैं, तान के मुख्य भेद कौन से हैं? प्रकाश, मध्यम प्रकाश और छाया, कौन से? सभी हैं। देखिएगा, रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहते हैं? मान, सघनता, पोत, तान, क्या कहते हैं? तान कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? जो टेक्सचर जिसे हम कहते हैं, देखिए पिछली बार यह प्रश्न पूछा गया था, हम क्या अनुभव करते हैं भाई? स्पर्श ज्ञान, स्पर्श ज्ञान। अगला प्रश्न देखिएगा, जो छू कर महसूस करते हैं उसे ही तो पोत कहते हैं। प्रत्येक वस्तु में अंतर या उसकी पहचान किसके माध्यम से होती है? पोत के माध्यम से होती है। पोत क्या है? पोत क्या है? धरातल की बनावट, जब उसे छूकर महसूस करते हैं, जो हमें महसूस होता वही तो पोत है, वही तो धरातल की बनावट है ना। कैसा है? खुरदुरा है, प्लेन है, मुलायम है, जो भी आप छुएंगे तभी आपको महसूस होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, धरातल की बनावट या गुण कहलाता है पोत। चलेगा, देखिए पोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं? पोत जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो पोत है
वह मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं? कितने प्रकार के भैया बताइएगा, कितने प्रकार के? सारे लोग इसका जवाब आप लोग दीजिए। पोत जो है वो कितने प्रकार के माने जाते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से? देखिएगा, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। प्राप्त पोत या कल्पित पोत भी कहते हैं उसे, और जो है अनुकृत पोत, और जो है क्या है, सृजित पोत। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा, अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? समरांगण सूत्रधार में। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतराल को किस नाम से प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता है? भूमि बंधन है, स्थान निरूपण है, सभी ये देखेंगे आप ध्यान से तो चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है, किसमें कहा गया ये पूछा जा रहा है। ये जो है अभिलाषितार्थ चिंतामणि में कहा गया है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? स्थान कहा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतराल में सम विभाजन का आशय है, चारों ओर से तल का समान भार। अगला प्रश्न क्या है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? यूक्लिड ने। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वर्णिम विभाजन नियम है, क्या है? अनुपात का नियम है। अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग फटाफट एकदम देखिए और सुनते जाइए, अच्छे सुन लेंगे आपको याद हो जाएगा। असम विभाजन में कलाकार की क्या स्थिति होती है? क्या स्थिति होती है भैया? स्वतंत्र स्थिति होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, लंबाई व चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहते हैं? लंबाई चौड़ाई यानी 2 ही आयाम हुआ ना। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, बैगनी तथा नारंगी रंग मिलाने से मिलाने से जो है कौन सा रंग बन के तैयार हो जाएगा? बैगनी और नारंगी रंग मिलाने से कौन सा रंग बन के तैयार हो जाएगा? देखिए, ये तृतीयक रंग है, ये तृतीयक थर्ड कलर है। कौन सा बनेगा भैया? रसैट यानी द्वितीयक रंग जो होते हैं। देखिए, बैगनी और नारंगी द्वितीयक रंगों में आते हैं। द्वितीयक रंग को मिलाने से बनता है क्या? हमारा तृतीयक रंग। और जो है बैगनी और नारंगी मिलाने से रसैट, नारंगी और हरा मिलाने से सीटन, और हरा और बैगनी मिलाने से आलिव रंग बनकर तैयार हो जाता है। ये सारे हमारे तृतीयक रंग हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्ण अंधकार में हरी पत्ती पर लाल प्रकाश डालने पर वह दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी भैया? काली दिखाई देगी। अगला प्रश्न देखिएगा, पीले तथा नीले रंग के बिंदुओं को पास रखने पर दूर दिखाई देता है क्या? हरा रंग दिखाई देता है दूर। अगला प्रश्न देखिएगा, आलिव रंगत किस रंगों के मिलाने से बनती है? आलिव, अभी हमने बताया हरा और बैगनी रंग मिलाने से कौन सा बन जाएगा भैया? आलिव। ये तृतीयक रंग है, थर्ड कलर है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, दोपहर में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देती है? दोपहर में इंद्रधनुष देखेंगे तो आपको दिखाई देगा? सूर्य का प्रकाश इतना तेज रहेगा कि दिखाई नहीं देगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा, पीले प्रकाश में बैगन का रंग क्या हो जाता? क्या हो जाता भैया? काला दिखाई देगा। हरा रंग क्या है? हरा रंग क्या? ये भैया शीतल रंग है। अगला प्रश्न देखिए, काले व सफेद रंग से बने चित्र को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एक्रोमैटिक कहेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत कला। रूप, जिसमें रूप का निर्माण ना हुआ, संगीत है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है।
पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है, हैचिंग। अगला प्रश्न देखिएगा, जनसाधारण से संबंधित चित्रों को कहते हैं, जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जेनर चित्र कहते हैं, जेनर चित्र। अगला प्रश्न देखिएगा, चियरस्कुरो को प्रारंभ किया था, किसने प्रारंभ किया था? चियरस्कुरो को प्रारंभ किसने किया था? लियोनार्डो दा विंची ने, लियोनार्डो दा विंची ने। अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिए। रंग की एक परत सूख जाने पर पारदर्शक रंग की दूसरी परत लगाना जिससे नीचे की परत दिखाई देती रहे, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइएगा। ग्रिसाइल कहलाती है, वर्निशिंग कहलाती है, पेंटिंग कहलाती है, ग्लेजिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? जब रंग की एक परत सूख जाती है और पारदर्शक रंग की दूसरी परत लगाना, नीचे की परत जो दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? ग्लेजिंग कहते हैं, ग्लेजिंग। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन तत्व षडंग नहीं है? बताइएगा, षडंग में कौन तत्व नहीं है? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। षडंग, षडंग की बात की जा रही है। आप जानते हैं षडंग में क्या क्या आता है? देखिए, क्या इसमें से नहीं भी? संतुलन नहीं है, संतुलन नहीं है। अब देखिए, षडंग में देखेंगे रूप भेद, और जो है प्रमाण है दूसरा, भाव है तीसरा, लावण्य योजना चौथा, सादृश्य और वणिका भंग। ये 6 आपके षडंग या 6 अंग हैं कला के। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा, इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया था? इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया था? टर्नर ने, जॉन व्हाइट ने, जॉन ब्रेटवाय ने, कांस्टेबल ने। किसने किया था इम्पेस्टो का प्रारंभ? जॉन ब्रेटवाय ने। अगला प्रश्न देखिएगा, रंग को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक कहलाती है, क्या कहलाती है? बताइएगा। फ्रोंटेज, कार्टेज, इम्पेस्टो, ग्लेजिंग। रंग को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक कहलाती है, क्या कहलाती है? फ्रोंटेज कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्टिपलिंग कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रकृति चित्रों के लिए किस पाश्चात्य कलाकार ने सबसे पहले किया था? म्यूरेल्लो है क्या? कांस्टेबल जी हैं, रैफेल हैं, टर्नर हैं। ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने चित्रों के लिए जो सबसे पहले किस पाश्चात्य कलाकार की बात की है? विदेशी कलाकार की बात की जा रही है। कौन से हैं? कांस्टेबल हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतराल है, अंतराल क्या है? कलाकार का कार्य क्षेत्र है। अच्छा, धरातल है, धरातल है, क्या है? कलाकार का कार्य क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? अंतराल कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, रंगों के सही क्रम का चयन करें। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वस्सा, ऐसे देखिए। अगला प्रश्न देखिए, फल, फूल, पत्तियों आदि का यथावत चित्रण क्या कहलाता है? यांत्रिक अंकन कहलाता है, यथार्थ अंकन कहलाता है, प्राकृतिक अंकन कहलाता है, वस्तु चित्रण। फल, फूल, पत्तियों में जो चित्रण रहता है वह क्या कहलाता है? प्राकृतिक अंकन, प्रकृति से। चलेगा, अगला देखिएगा, सफेद क्या काला या किसी रंग के मान को क्या कहा जाता है? सफेद काला या किसी रंग के मान को क्या कहा जाता है? आभा रंग, आभा रंग। अगला प्रश्न देखिएगा, शीतवर्ण यानी शीतल वर्ण यानी ठंडा रंग कौन सा है? हरा है। अगला प्रश्न देखिएगा, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? परिप्रेक्ष्य की बात की जा रही है। अभी हमने आपको बताया है परिप्रेक्ष्य के बारे में, परिप्रेक्ष्य के बारे में अभी हमने आपको बताया है। कितने प्रकार का होता है परिप्रेक्ष्य? बताइएगा सारे लोग। 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भैया? 2 प्रकार का होता है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा,
तीव्र प्रकाश को कहा जाता है? तीव्र प्रकाश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाईलाइट, हाईलाइट। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्जिन स्पेस क्या है? वर्जिन स्पेस, लाल धब्बा, आकाश, रंगीन भूमि, खाली अंतराल। क्या है वर्जिन स्पेस? खाली अंतराल है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? रेखांकन मूर्ति बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है। रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। सिर्फ चित्रकला महत्वपूर्ण है। आधुनिक कला में मात्र रेखांकन महत्वपूर्ण है। रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है, यह कथन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री कौन है? कश्मीर के प्रसिद्ध क्षेमेंद्र नाथ जी हैं। क्षेमेंद्र नाथ जी, उन्होंने किस ग्रंथ को लिखा है? किस ग्रंथ की रचना की? इनमें से कला मंजूषा है, कला कलम है, कला विलास है, कला के प्रतिमान है। किसने? कला विलास को क्षेमेंद्र नाथ जी की रचना है, कला विलास। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष्य में विश्व का चित्रण एवं भावनात्मक प्रभाव के विरूपीकरण का प्रयोग एक सुविधा है। क्या भाई? अभिव्यक्तिवाद है, अभिव्यक्तिवाद है। अगला प्रश्न देखिएगा, रंग पहिए में एक दूसरे के विपरीत रंगों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अवर्णीय, रंगीन, पूरक, बायोकोमेट्रिक। बताइएगा, रंग पहिए में एक दूसरे के विपरीत रंगों को क्या कहते हैं? पूरक। जो विरोधी होते हैं वो पूरक भी होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए विकल्पों में भारतीय कला की विशेषता की पहचान कीजिए। अमूर्त है, रेखा चित्रीय प्रदर्शन है, वर्णनात्मक है, धर्मनिरपेक्ष है। क्या है? वर्णनात्मक है। क्या है भैया? वर्णनात्मक। चलेगा अगला देखिएगा, दृश्य कला में किन कला का अन्वेषण किया जाता है? दृश्य कला में किस कला का अन्वेषण किया जाता है? चित्रकला का, मूर्तिकला का, नृत्य कला का, वास्तुकला का। आप सारे लोग जानते किसका किया जाता है? चित्रकला का किया जाता है, मूर्तिकला का और वास्तुकला का। ए, बी और डी। कहाँ पर है ए, बी, डी? देखिए दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए, दृश्य कलाओं का संबंध है रूपात्मक तत्व से, अभिनय से, संगीतात्मक ध्वनि से, शब्द काव्य से। किससे? दृश्य कला यानी रूपों से है। अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग, स्वर्णिम आयत का सिद्धांत संबंधित है। स्वर्णिम आयत का सिद्धांत संबंधित है रूप का आयतन, रूप का घनत्व, संयोजनगत परिप्रेक्ष्य, संयोजनगत अनुपात। क्या है? स्वर्णिम आयत क्या? संयोजनगत अनुपात है। अगला प्रश्न देखिएगा, कला का उदात्त उद्देश्य हो सकता है परंपरा और संरक्षण, भौतिक सुविधा और उपयोगिता, मनोरंजन, चेतना का शुद्धिकरण और सौंदर्य बोध। कला का उदात्त उद्देश्य क्या हो सकता है? चेतना का शुद्धिकरण और सौंदर्य बोध। चलिएगा मित्रों, आज की यह आपका आखिरी प्रश्न रहा। और जो है देखिएगा आपको कैसा लगा, ये सारे प्रश्न कैसे लगे, सारे लोग जवाब दे के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी लोगों को। अब मिलेंगे आपको अगले क्लास में।